Dear student, all of you are most welcome in my channel, that is fundamental classes. आज हम लोग today we will study next chapter of sound, that is beats, and I am विस्पन रूपानी जो sound का अगला चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं beats होता क्या है, विस्पन क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जब किसी माध्यम में दो साउंड वेव जिनकी फ्रिक्वेंसी में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, 10 हर्ट्ज से ज़्यादा का डिफरेंस ना हो, किसी मीडियम में जाती हैं तो उनके अध्यारोपण से जो वेव बनती है उसकी जो इंटेंसिटी है अल्टरनेटली कभी मैक्सिमम होती है कभी मिनिमम होती है। तो उसमें क्या होता है, रेंज एंड फॉर्मेशन होता है। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं विस्पन। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि व्हेनेवर टू वेव्स हैविंग नियरली फ्रीक्वेंसी proceed in a medium in the same direction by the principle of superposition, intensity of resultant wave alternately increases or decreases with respect to time. This phenomena is known as beats. और इसमें क्या होता है, अब मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ होगी, जहाँ पर फेस डिफरेंस, जब क्या होगी वेव्स विल बी इन सेम फेस में होगी। यानी हम लोग जानते हैं सेम फेस कब होता है, व्हेनेवर फाई जो फेस डिफरेंस है दैट इज even multiple of pi, 2 pi, 4 pi, 6 pi and so on. And whenever intensity will be minimum कब होगी, जब हमारा फॉल बनेगा। मिनिमम कब होती है, whenever waves meet at opposite faces, that is odd multiple of pi, 3 pi, 5 pi and so on. Okay, देखिए तो जब हम लोग इंटेंसिटी में और टाइम के रिस्पेक्ट में जब कब लेंगे तो देखिए किस टाइप से कब आता है, इस टाइप से आता है। ये हमारा क्या है, ये देखिए रेंज है। ओके, यहाँ पर क्या है, फॉल है। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे ये क्या है, रेस, ये क्या है, फॉल है। तो ये रेस तो ये रेस, इनके बीच का डिस्टेंस जो है ये क्या कहलाता है, 1 बीट कहलाता है। ओके, एक दशमलव का बनता 1 बीट इज फॉर्म बाई फॉर्मेशन ऑफ 1 रेंज एंड 1 फॉल। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पर ही देखेंगे तो इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। जनरली बीट इज द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। क्लियर, नाउ लेट अस स्टार्ट। अब हम लोग देखते हैं बीट फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, तो इसको निकालते हैं। मैंने मान लिया कि दो हमारे साउंड वेव हैं, तो एक तो है y1 इक्वल टू a sin ओमेगा टी आई ओमेगा 1 t माइनस के एच, और दूसरी वेव जिसका डिस्प्लेसमेंट y2 है ये a sin ओमेगा 2 t माइनस के एच। तो दीज आर टू साउंड वेव व्हिच आर ऑसिलेटिंग विद सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। अगर हम लोग ये ले रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक्स इक्वल टू कितने पे मेरा 0 पे है, जो बेस बनेगी उसका पहले का जो आपका डिस्प्लेसमेंट y1 होगा ये हो जाएगा a sin ओमेगा 1 t, ओमेगा होगा 2 पाई है, 2 पाई n1 t, और दूसरी बेस का जो डिस्प्लेसमेंट है ये हो जाएगा a sin ओमेगा 2 i मीन 2 पाई n2 इंटू t। अब हम लोग को करना क्या है कि बाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो जो वेव होगी उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, यानी कि दिस प्लस दिस, ए हम लोग कॉमन लेंगे, ये होगा sin c प्लस sin t, होगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, ये हो जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 2 पाई की कॉमन लेंगे, sin c प्लस डी बाई 2 यानी n1 प्लस n2 अपॉन 2, क्या रहेगा 2 पाई की कॉमन c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। तो हम लोग 2 पाई की कॉमन लेंगे, ये होगा n1 माइनस n2, ओके, डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी रिजल्टेंट वेव आएगी तो क्या होगी, y इक्वल टू 2a, इसको हम लिख सकते हैं cos पाई टी n1 माइनस n2, और ये हो जाएगा इंटू साइन, इसमें भी 2 मेरा कट जाएगा, पाई टी n1 प्लस n2। ओके, चलिए तो ये जो हमारी वेव है ये है इन दोनों बेस के सुपरपोजिशन से बनी ये, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं y इक्वल टू a साइन, इसमें मैंने a एम्पलीट्यूड को क्या ले लिया 2a cos पाई टी n1 माइनस n2, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो a साइन यहाँ पर मेरा क्या होगा पाई टी n1 प्लस n2। ओके, अब हम देख सकते हैं जो रिजल्टेंट वेव बन रही है ये
ये क्या है, ए साइन ओमेगा टी। इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, करेक्ट। अब देखिए आगे, ये हमारा एम्पलीट्यूड आया ए, ये कितना है हमारा 2a cos, दैट इज 2a cos पाई t n1 माइनस n2। अब देखिए इसमें क्या है, ये हम देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस वेव डिपेंड्स अपॉन द टाइम। ये देखिए टाइम पर डिपेंड कर रहा है। इट मींस एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव does not remains constant but alternately it changes with respect to the time। तो इसकी जो एम्पलीट्यूड की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 2a। मैक्सिमम वैल्यू इसकी आएगी प्लस माइनस 2a, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 0। देख सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम करेक्ट। अब हम लोग को ये देखना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मिनिमम वैल्यू कब होगी, एंड ये भी प्रूव करना है कि बीच फ्रीक्वेंसी क्या होती है, n1 माइनस n2। लेट अस सी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अभी हम लोग ने जो डेरिवेशन निकाला था वो हमारा कितना आया था, y इक्वल टू 2a cos पाई t n1 माइनस n2 इंटू साइन पाई t n1 plus n2। It is the equation of real time wave। ओके क्लियर। देखिए इसमें मैक्स ये एम्पलीट्यूड हमारा कितना है, एम्पलीट्यूड है हमारा a इक्वल टू 2a cos पाई t n1 माइनस n2। अभी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारा कब होगा, जब इसकी वैल्यू कितनी हो, प्लस माइनस 1। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए वैल्यू ऑफ cos पाई t n1 माइनस n2, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्लस माइनस 1। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ये कब होगा, इसका मतलब हुआ सिंपलाइज पाई t n1 माइनस n2, ये होना चाहिए k इंटू पाई। कब, जब k की वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन रहेगा। k 0 है और 0 1 रहेगा, k 1 और पाई माइनस 1 रहेगा, क्लियर। तो इस तरीके से पाई पाई में कैंसिल आउट। तो जो मेरा t आएगा, ये t कितना हो जाएगा, k t मेरा हो जाएगा k अपॉन n1 माइनस n2। नाउ टोटल वैल्यू ऑफ k 0 1 2 3, जब 0 लगाओगे तो 0 आएगा, 1 लगाओगे तो 1 अपॉन n1 माइनस n2 आएगा, 2 लगाएंगे तो 2 अपॉन n2 n1 माइनस n2 आएगा, एंड सो ऑन। तो एट दिस टाइम इंस्टेंट, इन टाइम पर क्या होगा, वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। और ये देखेंगे कि टाइम डिफरेंस बिटवीन टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, ये क्या आएगा बेटा, क्या आएगा 1 अपॉन n1 माइनस n2। इसका मतलब हुआ कि कितने ये टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, n1 माइनस n2। इसका मतलब हुआ कि n1 माइनस n2 टाइम बार नंबर ऑफ इंटरवल या इतनी बार इसकी साउंड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ओके, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्लियर हो गया, ये कंडीशंस होनी चाहिए। और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन विच इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम ऑफ एम्पलीट्यूड दैट इज n1 माइनस n2। अब हम लोग ये देखते हैं कि मिनिमम हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा और कब होगा। ये कंडीशन थी मेरी मैक्सिमम की, क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मिनिमम एम्पलीट्यूड। मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है, 0। ओके, तो 0 की कंडीशन जो मेरी आएगी वो हो जाएगी पाई t n1 माइनस n2। अब 0 में क्या होगा, k इंटू पाई बाई 2, यहाँ पर k की वैल्यू कितनी हुई, 1 3 5 एंड सो ऑन। देखिए जब हम 1 लगाएंगे तो cos पाई बाई 2 cos 90 0 होगा, तो cos 3 पाई बाई 2 0 होगा। ओके, इस तरीके से वंस अगेन पाई विल कैंसिल आउट, तो हम t की वैल्यू निकालेंगे तो t हो जाएगा मेरा k अपॉन 2 n1 माइनस n। नाउ टोटल वैल्यू ऑफ k क्या होगा, 1 2 1 3 5। जब हम k की वैल्यू 1 लगाएंगे तो t आएगा 1 अपॉन 2 n1 माइनस
3 लगाएंगे तो ये आएगा 3/2 n1 माइनस n2। 5 लगाएंगे 5/2 n1 माइनस n2। इसका मतलब हुआ कि एट दिस टाइम इंस्टेंट, इस टाइम पर एम्पलीट्यूड बिटवीन मिनिमम दैट इज 0 और डिफरेंस बिटवीन टू मिनिमम एम्पलीट्यूड जो टाइम इंटरवल आएगा दिस माइनस दिस, तो ये हमारा कितना आएगा, ये भी हमारा डेल्टा टी आएगा 1/n1 माइनस n2। तो नंबर ऑफ टाइम्स इन विच इंटेंसिटी विल बी मिनिमम दैट इज n1 माइनस n2। तो ये क्लियर हो गया कि जब मैक्सिमम है तब भी n1 माइनस n2 वाला, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज n1 माइनस n2। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि बीट को यानी रिस्पॉन्स को सुनने की क्या कंडीशन होनी चाहिए, व्हाट मे बी द कंडीशन फॉर हियरिंग द बीट। तो पहली तो कंडीशन ये है कि बीट फ्रीक्वेंसी हमारी हुई n1 माइनस n2। सपोज तो ये n की वैल्यू है दिस शुड बी इक्वल टू 10, ये 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों कि कोई भी साउंड का जो कान पर इफेक्ट होता है 1/10 सेकंड में होता है, तो एनी साउंड है इट इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन ईयर अप टू 1/10 सेकंड, तो फ्रिक्वेंसी हुई 10। तो अगर ये 10 से ज़्यादा का डिफरेंस हुआ, बीट फ्रिक्वेंसी अगर 10 से ज़्यादा है तो दो बीट्स में नॉट बी हर्ड। दूसरी कंडीशन है कि 20 लेस देन n1 प्लस n2/2 इज लेस देन 20,000 कि जो आपके पार्टिकल की फ्रिक्वेंसी है लेट n1 प्लस n2/2 ये जो आनी चाहिए ऑडिबल रेंज में होनी चाहिए, 20 से ज़्यादा हो 20,000 से कम हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ दो साउंड सोर्स हैं, एक की फ्रिक्वेंसी मेरी है 21,420 हर्ट्ज, दूसरी की है 21,424 हर्ट्ज। ओके, तो इसमें जो बीट फ्रिक्वेंसी आएगी ये n2 माइनस n1 ये मेरी कितनी हुई 4 हर्ट्ज आएगी, लेकिन ये जो साउंड की जो मीडियम के पार्टिकल की फ्रिक्वेंसी आनी चाहिए वो होनी चाहिए n1 प्लस n2/2 इस रेंज में आनी चाहिए, तभी हम सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन दोनों का डिफरेंस मेरा लेस देन 10 आ गया, इट मीन्स दीज बीट्स में भी हर्ड लो। सेकेंड कंडीशन में आल्सो भी एप्लीकेबल कि जो फ्रिक्वेंसी होती है n1 प्लस n2/2 इट मस्ट लाई बिटवीन ऑर्डिनल रेंज। तो इनका डिफरेंस तो n1 माइनस n2 4 है, बट n1 प्लस n2/2 इन दोनों को सम करके जब डिवाइड करेंगे तो 21,422 हर्ट्ज, यानी कि ये तो आप 20,000 से ज़्यादा हो गए, तो इसका मतलब हुआ दीज बीट्स में नॉट बी हर्ड। इसलिए कहा जाता है कि बीट्स इन इंफ्रासोनिक वेव्स एज वेल एज इन अल्ट्रासोनिक वेव्स में नॉट बी हर्ड, उनको नहीं सुना जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और एक चीज़ और भी है कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ द बीट्स, बीट्स के क्या उपयोग हैं। एक तो है इन डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, हम फ्रिक्वेंसी का पता लगा सकते हैं। दूसरा होता है इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ट्यून को शॉर्ट करने में लगाते हैं। और तीसरा होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ हार्मफुल गैसेस इन दी माइंस, अगर खानों में कोई हार्मफुल गैस है तो उसका भी पता लगा सकते हैं। इसको कैसे पता लगाते हैं, एक पाइप, एक विशेष प्रकार की डिवाइस होती है जिसमें दो सिमिलर टाइप के पाइप्स होते हैं, एक पाइप में प्योर एयर भरते हैं, दूसरे में जो खान की यानी माइंस की वो एयर भरते हैं। इफ नो बीट्स हर्ट्स, कोई बीट नहीं सुना जाता, इट मीन्स जो एयर वहाँ सही है। और इफ एनी बीट्स हर्ट्स, सपोज करिए हार्मफुल गैसेस जस्ट लाइक मीथेन इज मिक्स्ड इन दी माइंस गैस एंड व्हाट विल हैपन, डेंसिटी विल डिक्रीज, तो क्या हुआ फ्रीक्वेंसी विल बी चेंज, तो बीट्स में भी हर्ट्स, अगर बीट्स सुने जा सकते हैं इसका मतलब है कि देयर इज हार्मफुल गैस जस्ट लाइक मीथेन प्रेजेंट इन दी माइंस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ बीट्स कि आपका जो हार्मफुल गैसेस है दोज में बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ बीट्स। ओके, अब इसके बाद में आई विल टेल यू सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ बीट्स, सो दिस विल बी क्लियर टू यू। ओके, लेट अस सी। सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ न्यूमेरिकल का, एक ट्यूनिंग फॉर्म, दो फॉर्म है यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्म सॉरी दोनों ए एंड बी, इन दोनों में जो बीट है वो आपका 5 हर्ट्ज का पैदा होगा। ओके, और बी की फ्रिक्वेंसी आपको दी गई है 512 हर्ट्ज। क्लियर, अब आपसे पूछा है कि व्हाट मे बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए, इसकी पॉसिबल फ्रिक्वेंसी क्या हो सकती है 522 प्लस माइनस 5, या तो इससे 5 ज़्यादा होगी या कम होगी, आई मीन 517 हर्ट्ज होगा या फिर 507 हर्ट्ज होगा।
अब इन दोनों में से कौन सी होगी वो इस कंडीशन पर डिपेंड करती है कि मैंने कहा जैसे ट्यूनिंग फॉर्क को एक प्रॉन्ग कोई भी को कुछ मैंने रब कर दिया है तो स्क्रैच करेंगे तो क्या होगा, तो फ्रिक्वेंसी आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कितनी हुई 5.7 होगा, और उसमें कोई बैक्स उसकी वजह पर आपने बैक यानी मोम लगा दी तो क्या होगा, मास बढ़ जाएगा। जब मास बढ़ाएगा तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, वो कौन सी होगी 507 होगी। देखिए अभी इसमें इसको मैं बताता हूँ ये किस तरीके से हम लोगों ने आइडिया लगा लिया कि उसको अगर रब करेंगे स्क्रैच करेंगे तो फ्रिक्वेंसी विल इंक्रीज, बैक्स लगाएंगे तो फ्रिक्वेंसी विल डिक्रीज। ये होता है कि रूल्स फॉर वाइब्रेशन। तो आई विल सी, देखिए एक मैंने क्या स्ट्रिंग वायर को लिया, लेट द वायर फिक्स्ड एट टू रिजिड लगा दिया एंड इट इज प्लग्ड इन बिटवीन द, इस वायर को बीच में प्लग कर दिया तो इट विल वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस द वेव्स। मैंने बताया था स्टेशनरी वेव्स होगा, इधर से भी वेव्स जाएगी तो इधर से भी आएगी। तो यहाँ पर भी आपका नोट्स होगा, यहाँ पर भी नोट्स होगा सपोज को, क्योंकि यहाँ पर क्या है डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसकी लेंथ अगर स्ट्रिंग की एल है तो डिस्टेंस बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग नोड्स ये क्या होती है λ/2। तो एल तो मेरा हो गया λ/2, दिस इम्प्लाई लैम्डा हो गया 2l। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है n v/λ, v/λ कितना है 2l। और स्ट्रिंग में कनेक्ट हुई डोरी में जो वेलोसिटी होती है वो होती है √T/m। T क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग या टेंशन इन द वायर जो भी है, और m होता है एकम लंबाई का द्रव्यमान, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दी वायर और स्ट्रिंग व्हाट एवर इट है। तो v है √T/m, ये हो जाएगा 1/2l √T/m। ये फंडामेंटल टर्म की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा n = 1/2l √T/m। तो इस तरीके से हम लोग ये देखेंगे कि वाइब्रेशन के भी लॉ होते हैं। देयर आर 3 लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। पहला तो देखो हमारा है लॉ ऑफ लेंथ। जैसे लेंथ का नियम है, देख सकते हैं कि n क्या होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ लेंथ, यानी frequency is inversely proportional of length, तब whenever tension in the string and mass per unit length is constant, ये दोनों constant रहे। तो दूसरा हमारा है law of tension, तनाव का नियम। ओके, आप देख सकते हैं n is directly proportional to √T, यानी frequency directly proportional to root of tension, तब जब length और mass per unit length constant रहेगा। और तीसरा हमारा है law of a allocative mass per unit length, mass per unit length। तो वह n is proportional 1/√m। अगर लेंथ और टेंशन कांस्टेंट रहेगा तो वाइब्रेशन डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसी में मैंने बताया था कि जैसे पॉसिबल फ्रीक्वेंसी में जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी थी 512 हर्ट्ज थी, ये ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी। अब दूसरे के साथ ये बीट्स हमारा 5 का दे रहा था, तो पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या आई थी 512 + 5 517 या फिर 507। अब मैंने कहा कि उसको स्क्रैच कर दिया, स्क्रैच करने से क्या होगा, मास कम होगा, मास कम होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने बोला था 517 हो गई। मैंने बैक्स लगा दिया, मास बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी रहने दीजिए, ठीक है। तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी या किसी की फ्रीक्वेंसी को हम कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ बीट्स। पहला तो ये होगा। दूसरा देखिए, अभी ऐसे बोल दिया कि जैसे 16 ट्यूनिंग फॉर्क हैं, उनको इस तरीके से लगाया गया कि डिफरेंस बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग फॉर्क दैट इज 8, ओके, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ऑक्टेव ऑफ फर्स्ट। तो आखिरी वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है, पहले वाले की ऑक्टेव, ऑक्टेव मतलब है फ्रीक्वेंसी जस्ट ट्वाइस। तो कह रहा फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क। क्वेश्चन समझ लो कि 16 ट्यूनिंग फॉर्क हैं, इस तरीके से लगाए गए कि इन्हीं दो के बीच में जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है 8 हर्ट्ज है। वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क। मैंने मान लिया फर्स्ट की क्या है, n है, तो ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो AP हो गई। तो AP का n मतलब क्या होता है, a + n - 1 × d। तो दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट 16 की। तो कितनी हुई, a हमारा कितना है, n माना
प्लस n माइनस 1 16 थे, तो 16 माइनस 1 कितना होगा 15, डी कितना है, कॉमन रीजन 8 है, तो इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क, यानी 16वें ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी ये हुई n प्लस 120। अब ये बोला कि लास्ट की फ्रीक्वेंसी है दैट इज द ऑक्टेव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले की ऑक्टेव, ऑक्टेव में क्या होता है फ्रीक्वेंसी ट्वाइस होती है, तो लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी आई 16वें ट्यूनिंग फॉर्क की n प्लस 120, और पहले वाले की कितनी है फर्स्ट की n थी, इसका ऑक्टेव है यानी ये होगा 2n, तो 2n माइनस n इक्वल टू 120 हर्ट्ज। ये क्लियर हो गया कि पहले वाले ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 120 है। ओके, so it is initial information and knowledge regarding beats. Next class I will take deep numerical problems of beats and the last chapter of sound, that is Doppler effect. So tomorrow I will take class Doppler effect and numerical of beats. Thank you. If you have any problem, any doubt, leave your problems and doubts in my comment box. I will give you the right solution. और आप लोग हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करके शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।